हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2023 में आई एक हॉरर मूवी द पोप्स एक्सॉर्सिस्ट के बारे में। ये मूवी फादर गैब्रियल के एक रियल लाइफ एक्सॉर्सिज्म इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। फादर गैब्रियल एमोट रोम के काफी जाने माने एक कैथोलिक प्रीस्ट एंड एक्सॉर्सिस्ट थे। सो एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल में न्यू हो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के शुरुआत में हमें जून 1987 का इटली दिखाया जाता है, जहाँ पर फादर गैब्रियल एक्सॉर्सिज्म के लिए इटली के एक छोटे से गांव में जाते हैं। वहाँ पर वो एक पोजेस लड़के से मिलते हैं। फादर जब उससे उसका नाम पूछते तो वो खुद को डीमन बताता है। यहाँ पर फादर गैब्रियल डीमन को ट्रिक करने के लिए वहाँ पर एक पिग मंगवाते हैं। फिर उस पोजेस लड़के से कहते हैं, अगर तुम एक डीमन हो तो फिर उस लड़के के शरीर को छोड़ के इस पिग के अंदर आके दिखाओ, तभी हम समझेंगे कि तुम एक पावरफुल डीमन हो। वो डीमन यानी शैतान फादर गैब्रियल के बातों में आ जाता है और जैसे ही वो उस लड़के के शरीर को छोड़ के पिग को पोजेस करता है तो फादर गैब्रियल उस पिग को मरवा देते हैं। इस तरह से वो लड़का भी अब नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिनमें होते हैं जूलिया और उनकी बड़ी बेटी एमी और उनका छोटा बेटा हेनरी। ये लोग यूएस से स्पेन में शिफ्ट करते हैं। वो लोग एक एबी में आते हैं जो कि जूलिया के पति के फैमिली हेरिटेज था। जूलिया के पति का 1 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद उनके फैमिली में कोई अच्छा सोर्स ऑफ इनकम ना होने के कारण ये लोग यहाँ आ गए थे। यहाँ पर उनका बेटा हेनरी कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि जब जूलिया के पति का एक्सीडेंट हुआ था तब उस कार में उनका बेटा हेनरी भी था। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। अपने पापा को खोने के बाद से उसने 1 साल से कुछ भी नहीं बोला था। एमी भी शहर से यहाँ पर मूव होकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उनके इस पुराने घर में मरम्मत का काम चल रहा होता है। वहीं पर हम फादर थॉमस को देखते हैं जो कि यहाँ पर जूलिया के फैमिली से मिलने आए थे। यहाँ पर दोनों बच्चे पूरे घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। तभी एमी को घर के नीचे एक वॉल के अंदर से एक वेटिकन सिंबल दिखता है। उसके देखते ही उसमें क्रैक पड़ने लगता है। वो डर जाती है तो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद कुछ वर्कर्स को भी वो जगह दिखती है तो वो लोग वॉल के अंदर झांकने के लिए एक फ्लेयर जलाते हैं, जिसके आग से वो एरिया ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण वो वर्कर्स घायल हो जाते हैं। तो बाकी के वर्कर्स उस घर पर काम करने से मना कर देते हैं। इसी टाइम हम वापस से हेनरी को देखते हैं जो कि इस ब्लास्ट के बाद अचानक से किसी डिमन से पोजेस्ड हो जाता है और घर के अंदर भी अजीबोगरीब चीजें होने लगती है। जब हेनरी के रूम में उसकी माँ और उसकी बहन आती है तब हेनरी कहता है तुम सब मरने वाले हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से फादर गैब्रियल को दिखाया जाता है जिन्हें एक हियरिंग में बुलाया गया था। वहाँ पर उन पर सवाल किया जाता है उनके लास्ट एक्सॉर्सिज्म के बारे में, जिसके बारे में हमने एक्सप्लेनेशन के स्टार्टिंग में बताया। और उनके हिसाब से फादर गैब्रियल ने ये एक्सॉर्सिज्म चर्च के परमिशन के बिना किया था, जिस पर फादर गैब्रियल कहता है कि उसके अंदर कोई भी डेमन का पोजीशन नहीं था, सो मैंने कोई भी एक्सॉर्सिज्म नहीं की थी उस पर। असल में वो बंदा मानसिक रूप से स्टेबल नहीं था और वो बंदा ऐसा मानता था कि वो पोजेस्ड है। उसके मन से इस चीज को बाहर निकालने के लिए मैंने एक्सॉर्सिज्म का एक नाटक किया था और इसके बाद वो ठीक भी हो गया था। वो साथ में ये भी कहता है कि आज तक उन्होंने जितने भी एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किए हैं उनमें 98% केसेस दिमागी मरीज के होते हैं। ओनली 2% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लोग डीमन से पोजेस्ड होते हैं। पर काउंसिल मेंबर्स उनके इस बात पर सहमति नहीं देते, जिस पर फादर गैब्रियल कहते हैं कि अगर हम भगवान को भी मानते हैं तो इविल पावर को भी नकारना नहीं चाहिए। पर ये सब लेके फादर गैब्रियल के साथ एक काउंसिल मेंबर का बहस हो जाता है, क्योंकि वो लोग एक्सॉर्सिज्म प्रक्रिया को खत्म करने वाले थे। जिस पर फादर गैब्रियल कहते हैं कि इस बारे में आप मेरे सीनियर पोप से बात करें। इसके बाद हम फिर से हेनरी को देखते हैं। उसकी तबीयत बिगड़ने के कारण जूलिया उसे हॉस्पिटल लेके जाती है पर रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आता है। यहाँ डॉक्टर को लगता है कि हेनरी कोई मानसिक बीमारी से जूझ रहा है, क्योंकि उसके पिता के डेथ के बाद से वैसे भी हेनरी ने 1 साल तक किसी से बात नहीं की थी। हेनरी को हॉस्पिटल से घर लाया जाता है पर उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। जूलिया जब हेनरी के बॉडी में देखती है तो वो देखते है वहाँ पर हेट लिखा हुआ है, जो कि किसी ने हेनरी के बॉडी के अंदर से लिखा था। जूलिया इस बारे में फादर थॉमस से बात करती है तो फादर थॉमस उससे मिलने जाता है, पर हेनरी उसे हवा में उठा के अपने रूम से बाहर फेंक देता है और कहता है कि मुझे ये प्रीस्ट नहीं, मुझे शक्तिशाली प्रीस्ट चाहिए। फादर थॉमस समझ जाते हैं कि हेनरी एक डीमन के कब्जे में है। इस केस के बारे में पोप को पता चलता है तो पोप गैब्रियल को वहाँ जाके हेनरी को बचाने के लिए कहते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि ये हवेली ऐसी है जहाँ से चर्च को पहले भी परेशानी हुई है, जिसके बारे में वो और पता करके गैब्रियल को जानकारी देंगे। इसके बाद गैब्रियल उस हवेली में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाके वो फादर थॉमस एंड जूलिया के फैमिली से मिलते हैं। फिर वो हेनरी के पास जाके उसके सामने एक होली साइन दिखाता है। वो उसे हेनरी की आंखों के सामने मूव करते हैं। हम वहाँ पर डीमन के आईज देख पाते हैं। यहाँ पर वो डीमन
डीमन गैब्रियल को देख के बहुत खुश होता है और उसे गैब्रियल के नाम से लेके उसके पास्ट के बारे में भी पता होता है। यहाँ पर वो गैब्रियल को वेक करने के लिए उसके पास्ट के कुछ विजन दिखाते हैं, जिसमें गैब्रियल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक आर्मी में काम करता था और वॉर के दौरान उसके आंखों के सामने उसके सारे दोस्त मारे गए थे, पर उस टाइम वो जिंदा था और मरने की नाटक कर रहा था, जिससे वो बच जाता है। इसके बाद हेनरी अपने मुंह से एक बर्ड को उगलता है, जिसे देख गैब्रियल थोड़ा घबरा जाते और समझ जाते कि उसके अंदर एक पावरफुल डीमन है। वो बाहर आके सबको हेनरी के पोजीशन के बारे में बताते हैं। अब गैब्रियल को ये जानना था कि डीमन ने हेनरी को क्यों पोजेस्ट किया, तो वो जूलिया से हेनरी के पास्ट के इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर उसे 1 साल पहले हुए हादसे के बारे में पता चलता है और जिसमें वो अपने पापा को खो के काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज था। ये सुन के गैब्रियल बताता है कि इंसान के वीकनेस और ट्रॉमा से ही डीमन को पावर मिलते हैं। साथ में वो जूलिया को ये भी कहते हैं कि एक माँ के प्यार में जो शक्ति होती है वो भगवान की शक्ति के समान होता है, सो उसे भी अपनी प्रार्थना में फेथ रखनी होगी। इधर एमी अपने रूम में बैठी हुई होती है तो वो डीमन एमी को हॉन्ट करता है। तभी एमी का फोन बजता है तो वो उसे पिक करती है, जिसमें से उसे अपने पापा की वॉइस सुनाई देती है जो उन्हें कह रहे होते हैं कि तुम सब मारे जाओगे, जिससे वो बहुत ज्यादा डर के चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर गैब्रियल और जूलिया आके उसे संभाल लेते हैं। वो लोग ज्यादा देर कर नहीं सकते क्योंकि हेनरी का तबीयत काफी खराब हो चुका था। अब फादर गैब्रियल फादर थॉमस के साथ मिलके हेनरी के ऊपर एक्सोर्सिज्म चालू करने वाले थे, पर उससे पहले वो फादर थॉमस को अपने पास्ट के सीन्स को कन्फेस करने को कहते हैं, वरना डीमन उनके पास्ट के सीन्स को उनका वीकनेस बना के एक्सोर्सिज्म के टाइम उन पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पर थॉमस कहते हैं कि उसने ऑलरेडी अपने सीन्स को कन्फेस कर लिया है। अब ये दोनों मिलके हेनरी के ऊपर एक्सोर्सिज्म चालू करते हैं। अब क्योंकि उन्हें डीमन का नाम नहीं पता होता है तो उनका एक्सोर्सिज्म डीमन पे असर नहीं कर रहा था। उल्टा वो डीमन फिर से फादर गैब्रियल को उसके पास्ट के एक इंसिडेंट के बारे में दिखाता है, जिस पर फादर गैब्रियल कहते हैं कि उनके सीन्स ऑलरेडी माफ हो चुके हैं, पर डीमन उसे कहते हैं कि तुम आज भी उस इंसिडेंट को लेके अपने अंदर गिल्ट फील करते हो। अब डीमन रोजालिया के रूप में गैब्रियल के सामने आते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी मदद नहीं की, ना ही मुझे बचाया था उस दिन। इसके बाद डीमन फादर थॉमस को कहते हैं कि प्रीस्ट बनने के बाद भी वो एक एडेला नामक लड़की के साथ अफेयर में था। ये सुन के फादर थॉमस गुस्सा हो जाता है तो वो डीमन पे अटैक करने जाते हैं, यानी कि वो हेनरी पे अटैक करते हैं, तो फादर गैब्रियल उन्हें रोक लेते हैं। इसके बाद डीमन गैब्रियल से कहते हैं कि तुम मेरे जाल में फंस गए। यहीं पर ये दोनों एक्सोर्सिज्म बंद कर देते हैं। अब हमें इन दोनों के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि फादर थॉमस एडेला नामक एक लड़की से प्यार करते थे जो कि उनसे शादी करना चाहती थी, तो वो उन्हें प्रीस्ट का काम छोड़ने को कहती है, पर उन्होंने अपने प्यार से ऊपर भगवान को चुना और हमेशा के लिए प्रीस्ट बन गए। पर क्योंकि यहाँ पर एडेला की कोई गलती नहीं थी तो वो इन सब के लिए आज भी खुद को गुनहगार मानते हैं। इसके बाद हम गैब्रियल के पास्ट के बारे में जानते हैं, जहाँ पर वॉर में बचने के बाद उन्हें लगा कि भगवान ने किसी मकसद से उन्हें बचाया है, तो वो भी प्रीस्ट बन गए। इसके बाद उनके पास एक एक्सोर्सिज्म का केस आया था जिसमें रोजारिया नामक एक लड़की पोजेस थी, पर उस केस में फादर गैब्रियल को लगा था रोजारिया पोजेस नहीं है और उसे कोई मानसिक बीमारी है, इसलिए वो इस केस को डॉक्टर के हवाले कर दिया था। पर अपने पोजीशन से परेशान होकर रोजारिया एक दिन गैब्रियल के सामने एक बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे देती है, जिससे गैब्रियल को समझ में आता है कि वो सच में पोजेस्ड थी और इसी चीज का गिल्ट गैब्रियल के अंदर होता है। अब ये दोनों फादर मिलकर अपनी इन बातों को आपस में शेयर करते हैं, फिर अपने सीन्स को दिल से माफ करते हैं। दूसरी ओर हेनरी के अंदर जो डीमन थी उसकी ताकत बढ़े जा रही थी। वो फादर थॉमस पे अटैक करके उनका कान काट लेता है, साथ ही साथ एमी और जूलिया पे भी अटैक कर देता है। दूसरी तरफ वो भी इसी हवेली के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है कि उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बारे में हम आगे जान पाएंगे। इधर फादर गैब्रियल एंड थॉमस अपनी पूरी कोशिश करते हैं हेनरी को उस डीमन से बचाने के लिए। जब फादर गैब्रियल इस हवेली में आए थे तो उन्हें एक कुआं दिखा था। उन्हें लग ही गया था कि उस कुएं के अंदर कुछ गड़बड़ है, तो वो फादर थॉमस को लेके उस कुएं के अंदर देखते हैं, जहाँ पर उन्हें वेटिकन की सील दिखती है। जब वो उन्हें हटा दे तो उसके अंदर उन्हें बहुत सारे इंसानों के कटे हुए सर दिखते हैं, जो कि स्पेन इक्विजिशन के समय का था। ये 1478 से 1834 के बीच का समय था, जब स्पेन में सारे नॉन क्रिश्चियन लोगों को मार दिया जाता था। इसके बाद ये दोनों फादर मिलके घर के वही नीचे वाले हिस्से में आते हैं जहाँ पर आग लगी थी। वो लोग वहाँ से वॉल को तोड़ के उसके अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें अंदर बहुत सारे डेड बॉडीज दिखते हैं। वहीं पर एक और बॉडी पिंजरे के अंदर दिखते हैं। उस समय लोग एक्सोर्सिज्म के टाइम जिन पर एक्सोर्सिज्म होती थी उनको पिंजरे के अंदर रखते थे ताकि डीमन भी उसी के अंदर कैद हो जाए। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें एक और डेड बॉडी दिखती है, जो कि इतिहास के सबसे बड़े एक्सोर्सिस्ट रे अलोंसो दे ओजेदा का बॉडी था। यहीं पर से हम इस जगह के हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं। जब गॉड ने 200 बैड एंजल को हेवन से निकाल दिया था तो वो धरती के 200 अलग
अलग जगहों में गिरे थे जिन्हें हम फॉलन एंजल कहते हैं, और ये जगह उन्हीं 200 जगहों में से एक है। इसी कारण इस जगह पर सालों साल तक डिमन का राज है। जब इस जगह पर ये एबी बनी तब वो डिमन यहाँ रहने वाले सारे मॉन्क को एक एक करके पोजेस्ट करने लगे थे, जिसमें दी ओजेदा भी पोजेस्ड हो गए थे। इसके बाद वो चर्च के पीछे रह के बहुत क्रूर काम किए थे और इन्हीं की आदेश से यहाँ पर बहुत सारे मासूम लोगों को भी मारा गया था। डिमन का प्लान ये था कि धरती पे सारे पवित्र स्थल मतलब चर्च को अपने कब्जे में करना, फिर ये 200 फॉलन एंजल्स एक साथ होके धरती पे राज करेंगे, जिसका शुरुआत इसी एबी से स्टार्ट हुआ था। और वो अपने प्लानिंग को अंजाम दे पाए उससे पहले वेटिकन को इसके बारे में पता चल गया था। तो वेटिकन लोग इन सब पोजेस्ड मॉन्क और एग्जॉर्सिस्ट को डिमन के साथ इसी जगह के नीचे कैद कर दिए थे और अपने वेटिकन सिंबल के वॉल से उसे कवर कर दिया था। पर जैसे इस जगह पर कंस्ट्रक्शन की काम हुई वॉल टूट गया तो वो डिमन आजाद हो गया। ये डिमन हमेशा से मॉन्क एंड प्रीस्ट को पोजेस करता है। उसे एक पावरफुल प्रीस्ट चाहिए होता है अपने प्लान को अंजाम देने के लिए, और उसे गैब्रिएली के जैसा ही एक स्ट्रॉन्ग प्रीस्ट चाहिए, जिसके बारे में उसने गैब्रिएली को बोला था कि तुम मेरे जाल में फंस गए। यहीं पर से उन्हें इस डिमन का नाम भी पता चलता है, जो कि किंग ऑफ डिमंस एस्मोडियस था। तभी वो डिमन फिर से जूलिया और एमी को परेशान करने लगता है। वहाँ पर दोनों फादर आते हैं और हेनरी पर एक्सोर्सिज्म चालू करते हैं, पर इन दोनों को बहकाने के लिए डिमन रोजरिया और एडिला का रूप लेता है। साथ ही साथ वो एमी को भी पोजेस्ट कर लेता है। वो काफी ताकतवर डिमन होने के कारण उसे बस में करना आसान नहीं था। इधर एमी भी पोजेस्ट होकर अपनी माँ को मारने जाती है। गैब्रिएल को पता था कि इस डिमन को एक्चुअल में क्या चाहिए और हेनरी को ना बचाया जाए तो वो बच्चा मर सकता है। तो गैब्रिएल डिमन के सामने कहता है कि वो इन सब को छोड़ दे और उसके शरीर में आ जाए। थॉमस फटाफट से उस फैमिली को लेके घर के बाहर चले जाते हैं और कहते हैं उन सबको कि यहाँ से दूर चले जाए। गैब्रिएल के अंदर डिमन आने के बाद गैब्रिएल खुद को खत्म करने की भी कोशिश करता है, पर डिमन वो ऐसा होने नहीं देता क्योंकि वो गैब्रिएल के जिंदा शरीर के साथ ही अपने प्लान को अंजाम दे सकता है। वो लोग वापस से बेसमेंट के उस नरक के रूम में जाते हैं जहाँ गैब्रिएल अपने अंतर्मन से डिमन के साथ फाइट कर रहा था। वहीं पर हम सामने मदर मैरी को देखते हैं, पर वो भी डिमन का ही एक चाल होता है। गैब्रिएल जाके डियोजा के चेयर में बैठ जाता है। वो पूरी तरह से पोजेस्ड होने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर थॉमस आता है। वो अपना प्रेयर चालू करता है तो एस्मोडियस वापस से एडिला के रूप में उसे परेशान करने लगता है। उसके साथ फादर गैब्रिएल भी खुद के मन को काबू में करके प्रेयर करना चालू करता है। अब डिमन इन्हें इनका सीन्स वापस से दिखाता है, पर इस बार इन दोनों ने खुद को अपने मन से माफ कर दिया था तो उसका इन दोनों पर कोई असर नहीं होता, जिससे डिमन का ताकत कमजोर होने लगता है और ये दोनों अपने प्रेयर के पावर से डिमन को वापस से नर्क में कैद कर देते हैं, जिससे वो अभी अब डिमन के कब्जे से बाहर था। इसके बाद ये दोनों पोप से मिलने जाते हैं जिनकी तबीयत काफी सुधर गई थी। वहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि सेंट्रल चर्च का अब न्यू कार्डिनल है, जो कि गैब्रिएल का ही एक खास दोस्त होता है। यहाँ पर गैब्रिएल के ऊपर जिम्मेदारी दिया जाता है कि बाकी के जो 199 फॉलन एंजल्स हैं उन एरिया को ढूंढ के उन्हें भी पवित्र करना है और उन एंजल्स को नर्क में भेजना है, और इस काम में गैब्रिएल का साथ थॉमस देंगे। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। आशा करते हैं आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना, जिससे कि आपको ऐसे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो आज के लिए यहीं तक गाइस, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।